हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम को वहाँ पर एक मुसलमान और पाकिस्तानी निजात ख़ानदान के ऊपर एक दहशतगर्द हमला किया गया और उन ख़ानदान के 5 अफराद में से 4 अफराद जाँ भाग हुए और एक 9 साला बच्चा जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। पुलिस ने हमलावर नथानियल वेल्टमैन जो 20 साला नौजवान है उसको गिरफ़्तार किया। उस वक़ुआ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक शॉपिंग मॉल से उसको गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने इसको हेट क्राइम, नफ़रत अंगेज़ जुर्म करार दिया, जबकि कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इसको दहशतगर्दी के वाक़े से ताबीर किया है। जो जाँबाग हुए हैं ये ख़ानदान अब से 14 बरस पहले कनाडा सेटल हुआ था और वहीं के रिहायशी हैं। इनमें 46 साला फ़िज़ियोथेरेपिस्ट सलमान अफजल, उनकी अहलिया 44 साला मदीहा सलमान और 15 साला बेटी यमुना सलमान और 74 साला उनकी जो वालदा थी दादी, वो भी जाँ भाग हुई, जबकि 9 साला बच्चा जैसे मैंने बताया वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये वाक़या ज़ाहिर है इस्लामोफोबिया का है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस पर ट्वीट की, कहा कि दुनिया को सोचना होगा कि इस्लामोफोबिया के वाक़यात जो बढ़ रहे हैं उसके तदारुक के लिए मिल कर बैठना होगा। अच्छा, कुछ और डिटेल्स भी हैं फैमिली के बारे में। जैसे कि यमुना जो है, जो 15 साल की लड़की थी, वो पिछले साल लंदन इस्लामिक स्कूल से ग्रेजुएट किया था और अगले साल वो 9th ग्रेड करने वाली थी ओकब्रिज सेकेंडरी स्कूल में। उनकी जो वालदा है मदीहा सलमान, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अभी हाल में की थी सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में और उनका ख्वाब ये था कि वो जियो एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर काम करें। इस फैमिली की एक रिवायत थी कि मगरिब के बाद ये एक पूरी फैमिली एक वॉक पर निकलती थी, तो वहाँ ही, और क्योंकि लिबास इनका वो हमेशा वो अपने देसी लिबास में निकलती थी, तो इसीलिए पुलिस सोच रही है कि और कोई प्रीवियस कांटेक्ट नहीं था ये जो कातिल है और इस फैमिली के बीच में, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि ये हेट क्राइम है। अच्छा, अब जहाँ पर ये हमेशा एक डिबेट हो जाती है, क्या ये दहशतगर्दी है, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है। जो इससे जो पहले जो सबसे बड़ा मुस्लिम मैसेकर हुआ था कनाडा में, वो 2017 में हुआ था क्यूबेक की एक मस्जिद में, जिसमें एक अलेक्जेंडर बिसोनेट के नाम के शख्स अंदर घुसे और वहाँ पर फायरिंग की। उसको दहशतगर्दी करार नहीं दिया गया था, महज इसलिए कि उसके कोई किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के साथ लिंक्स नहीं थे। मसला क्या है कि जितनी मैंने रेडिकलाइजेशन स्टडी की है, ये जो वेस्ट में आप देख रहे हैं नियो नाज़ीज़ या वाइट सुप्रीमेसिस्ट, बहुत कम होता है कि उनकी किसी ग्रुप के साथ एफिलिएशन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई देश का दहशतगर्द है उसने पहले एक वीडियो बनाता है पीछे काले झंडे के साथ। इनकी रेडिकलाइजेशन होती है ऑनलाइन और एक बड़ी प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। इनफैक्ट मैं पढ़ा था कि जो नियो नाज़ीज़ और वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं वो अब इस एज ग्रुप को टारगेट करते हैं वीडियो गेम की जो सर्वर्स में जो चैट्स होती हैं उसके ज़रिए भी, और थोड़ा थोड़ा फिर ग्रूमिंग इनकी की जाती है। अगर आप कैनेडियन मुस्लिम ग्रुप्स की अदाद-ओ-शुमार और उनकी डेटा देखें तो वो कहते हैं कि पिछले सालों में तवातुर से ये इस तरह के हमले बढ़ रहे हैं। मैं कातिलाना हमलों की बात नहीं कर रहा, मैं ऑन द स्ट्रीट्स हरासमेंट, ठीक है, हेट क्राइम्स। और अगेन ये एक ग्लोबल फिज़ा है, क्योंकि बदकिस्मती से, और माना कि कनाडा में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, मगरब में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर एक एक्सेप्टेड ग्रुप है जिसको आप मीडिया में या पॉलिटिकल फोरम से जलील कर सकते हैं, के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, वो अभी मुसलमान ही बचे हैं। अगर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं या जिस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है, अगर वो किसी और ग्रुप पर की जाती तो शोर मच जाता। इसमें काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जी जिस तरह मीडिया चीज़ों को प्रेजेंट करता है वहाँ पे वेस्ट में, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई टेररिज्म पर डॉक्यूमेंट्री हो और वो शुरू ना हो अजान के साथ, या उसमें वो टिपिकल इमेजरी आप नहीं दिखा रहे, टर्बन पहना हुआ, या टर्बन पहना हुआ है, या बिल्कुल दाढ़ी मस्जिद के बाहर चप्पलें पड़ी हुई, ऐसे ही। तो ये इमेजरी जब आप यूज़ करते हैं
तो फिर आप एक तरह से एक साइकोलॉजिकल लिंक बनाते हैं कि जी ये फिर यही दहशतगर्द प्रोफाइल यही है, इनका प्रोफाइल यही है, और फिर इवेंचुअली कोई ना कोई इस पर एक्ट करेगा, जैसे हमने यहाँ पर आज देखा। अच्छा, एक चीज़ बहरहाल जस्टिन ट्रूडो की अच्छी है कि उन्होंने दहशतगर्दी इसको करार दिया, और जो मैं देख रहा था जो लंदन के मेयर हैं डग फोर्ड, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ये इज्तिमाई कत्ल है और उसकी जड़ में बेपनाह नफ़रत है। तो एक सोच वहाँ बदल रही है, वरना हमने बेशतर वाक़यात में ये देखा है कि ओहो वो तो मेंटली डिस्टर्ब था, या जो है वो बहुत लोनली था और वो जो है उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट डेवलप हो रही है कि नहीं, ये वाकई एक सीरियस मसला है जिसको देखने की ज़रूरत है। हाँ, आप देखते हैं इसमें कितना डीप चले जा सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में देखें तो 2012-2013 की उनकी रिपोर्ट पड़ी हुई है कि जी राइट विंग टेररिज्म सबसे बड़ी थ्रेट है, जो बिल्कुल उस वक्त दबाई गई। फिर जब कैपिटल, इनके अपने कैपिटल पर उन्हीं लोगों ने एक तरह से हमला किया, तो फिर ये सोचने लगे। लेकिन अभी भी आप देखिए तो बहुत बड़ी डिवीजन है। मेरा ख्याल है कि इनको इतनी आदत हो गई है कि बाहर दहशतगर्दी ढूंढने की, कि अब जब इनके यहाँ होती है तो अभी पहचान हो रही है कि यार ये क्या है। अभी वो डिसबिलीफ वाला जो फेस चलता है, हाँ, वही, और आपको पता है वो डिसबिलीफ वाला फेस भी काफ़ी सीरियस चलता है। अच्छा है। चलिए, ये तो कनाडा की बात थी, अब थोड़ी बात कर लेते हैं घोटकी में जो कल ट्रेन हादसा हुआ उस बारे। और उस हादसे की इब्तदाई जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो मिल्लत एक्सप्रेस जो डिरेल हुई है उसकी वजह ये थी कि पटरियों के जोड़ के दरमियान जो वेल्डिंग थी वो उस प्रॉपरली नहीं की गई थी, और वहाँ पर एक कैविटी बनी तकरीबन 3 इंच का फासला। जब ये कंडक्टर्स को जोड़ते हैं तो वेल्डिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा वो प्रॉपर्ली नहीं की गई थी, इसका बाकायदा ऐलान कल जो रेलवे के मिनिस्टर हैं इस इन्वेस्टिगेशन का वो करेंगे सुबह। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अभी फोरेंसिक्स के लिए भेजा जाएगा कि क्या वाक़या था। यानी जो सूरत हाल है वो ये है कि आज मैं डॉन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं सिर्फ इस ट्रैक के ऊपर 6000 जगह ऐसी वेल्डिंग हुई हुई है। अच्छा, वेल्डिंग प्रॉपर वेल्डिंग जो है वो होती है हर जगह, क्योंकि दो जब टुकड़ों को आप मिलाते हैं ज़ाहिर है स्क्रू से टाइट करते हैं, लेकिन साथ ही वेल्डिंग करके जो खला है उसको आप भरते हैं। यहाँ पर वो जिस तरह की वेल्डिंग हुई वो खला में जो है खला रह गया। मौसम भी असरअंदाज होता है, मौसम भी होता है, गर्मी का टेम्परेचर एग्जैक्टली, फिर सर्दी का बिल्कुल। लेकिन ये कि यहाँ तो प्रॉपर एक खला था जो इसको कह रहे 3.5 इंच का। ये सब है खला वाला, पूरा ट्रैक ही खला है, मसला होता है। मुझे याद है कि एक पूरा जो एक विजिलेंस का जो सिस्टम था, मसलन शायद आपको याद हो कि एक लकड़ी की गाड़ी होती थी, ट्रैक पे जाती थी, 3-4 लोग उसमें ना सवार होते थे, वो जगह जगह रुक के जो है ठोक बजा के देखती थी। ये जो मैंने कल तस्करा किया था ना कि 23,000 लोगों की कमी है, उसमें बेशतर टेक्निकल स्टाफ जो हेल्थ एंड सेफ्टी से मुताल्लिक है या जो लाइनों की आपकी और देखभाल फील्ड स्टाफ है, उसको उसकी भी छांटी हुई। और उसकी जगह मैंने ये भी बताया था कि पॉलिटिकल भर्तियां हुई, लेकिन आधी से भी कम हुई। आधी अब भी जो है रिक्वायर्ड सूरत हाल है वो उसमें खाली है। अच्छा, हत्ता के जो इंजन ड्राइवर वो नए नहीं, उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला नहीं हुआ, तो फिर जो रिटायर हो गए थे ना उन्हें दोबारा रिहायर किया गया। इसी तरह जो हाँ जो की किस्म के कंपोनेंट्स थे जो सिर्फ टेक्निकल थे, वहाँ भी रिटायर्ड अफराद को हायर किया गया, नए लोगों की ट्रेनिंग का। हालांकि इनके पास लोकोमोटिव्स बनाने और असम्बल करने के 2 आउटलेट्स हैं, 25 लोकोमोटिव सालाना ये एक शिफ्ट में बना सकते हैं, डबल करें तो 50 बना सकते हैं। कैरिज फैक्ट्री इनकी शानदार है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह को, बांग्लादेश वगैरह को रेगुलर इंपोर्ट करती है। स्लीपर्स जो होते हैं पटरी के नीचे लगाने वाले, उनकी 7 फैक्ट्रियां हैं इनके पास। तो ये एक तरह से खुद कफील हैं, मगर बाहर से आना, कमीशन, ये वो समझें आप, ये सब चक्कर चलता है, तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो आवा है वो बिगड़ता है। हत्ता कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी खानेवाल से लाहौर का जो सेक्शन था वो काट के बेच दिया, बजाय उसके कि उसे रिपेयर करते या इंजन जो है उनके कुछ आउट ऑफ डेट हो गए थे उनको रिप्लेस करते। उन्होंने कहा जी ये चल ही नहीं सकता। तो वो 2010 के बाद से
आपने सुना भी नहीं होगा कि वो ट्रेन मुअत्तल हो। फिर अब ML1 का जो लॉलीपॉप है वो भी आया है। आज मैं पढ़ रहा था, आज फिर जो रेलवे की तर्जुमान है उन्होंने कहा जी ML1 आएगा और अनकरीब वो जो है, हालांकि उसकी सूरत हाल ये है कि अभी तक चाइना के एग्जिम बैंक ने उसकी मंजूरी ही नहीं दी है। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का काम पूरा है, बस चाइना से हमें इसे कहते हैं बादल देख के घड़े फोड़ना। हाँ नहीं, वो बादल अभी बने भी नहीं, बादल वही है ना। अभी आप कह रहे हैं कि मतलब हो सकता है 10 साल बाद बारिश हो, थोड़ी मतलब कुछ साल प्यासे रह जाओ, क्या बड़ी बात है। ये लॉजिक। लेकिन एक आज मैं अरब न्यूज़ पे अभी नियामत की स्टोरी पढ़ रहा था कि इस साल जो इस दौरे हुकूमत में जो बड़े हादसा हुए हैं उसमें अब तक 200 से ज़ायद अफराद जो है वो जाबाहक हो चुके हैं, और जो सेफ्टी की रिपोर्ट है वो उसका अंदाज़ा ये लगा लें कि हमारे 3 to 4% रेशो है, जो कि वर्ल्ड की रेशो है 0.16, और इंडिया के रेलवे की आई थी कि लास्ट ईयर उसकी रिपोर्ट में 0.06 उसकी रेशो थी, यानी सेफ्टी के हवाले से इंडिया बहुत बेहतर है, और ज़ाहिर है उनका वो भी है। तो रेलवे का ये कहना आज भी उनकी जो तर्जुमान है कि जी देखें जी 150 साल पुरानी ये बिछी हुई है ट्रैक, तो हम क्या करें इसका, क्या करें। 150 साल पुरानी है इसीलिए तो कुछ करें, वरना नहीं है तो आप कहें कि जी अब इसका क्या करेंगे। नहीं, आप देखें यूजुअली जब कभी भी कोई ऐसा होता है तो आपको एक तो स्टैंडर्ड जवाब मिलता है ना कि सर ये पिछली हुकूमतें उर्फ माफिया उर्फ मतलब वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति तो ट्रेन नहीं चला रहे थे। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चला रहे थे। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें ML1 का इजाफा हो गया है कि सर आप टेंशन ना लें, और ये जो अनकरीब है ना यार, ये हिस्टोरियंस वाला अनकरीब है, यू नो कि इस जंग और इस जंग के बीच में 100 साल है, क्या बड़ी बात है 10 साल इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव। और कल जैसे हमारे डॉन के नुमाइंदे बता रहे थे कि सिर्फ ज़रूरत इस वक्त की इस बात की 8 से 10 अरब रुपए लगा के आप कम से कम भावलपुर से हैदराबाद का ये जो ट्रैक, जिसे आप कल बरमूदा ट्रायंगल कह रहे थे और वो हमारे खालिद हसनैन डेथ ट्रैक कह रहे थे, उसको कम से कम आप रिपेयर कर दें तो बच जाएंगे आप तो खैर बचे हुए ही हैं, लेकिन मुसाफिर कम से कम बच जाएंगे, जिसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज मैं देख रहा था एक कोई रेलवे के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे बल्कि ईमेल, उन्होंने कहा 27 हादसों में मैंने डिटेल लिख करके इनसे सिर्फ जवाब मांगा कि जनाब आप इस हादसे की कोई रिपोर्ट, कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जवाब नहीं आया, 27 के 27, एंड इट्स स्पैनिंग ओवर 10 ईयर्स। बहुत खूब, मेरा ख्याल है कि उनको तो दावत देनी चाहिए शो पर, बिल्कुल मज़ीद इस पर जानते हैं यार। अब मतलब ये काफ़ी एक पेसिमिस्टिक किस्म की बात हो गई, लेकिन शायद कैलकुलेशन ये है कि 10 साल तक अगर होते रहे, हम मुआवजा देते रहेंगे, अगर हमने ट्रैक बना दिया, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो मे बी ये पैसे और जानों को बैलेंस किया जा रहा है, आज से नहीं काफ़ी सालों से। तो जनाब ये तो घोट के हादसे की बात थी। वक्फे के बाद आएंगे हम PIA के उस हादसे की बात करेंगे जो गुज़िश्ता बरस हुआ, मगर जो मुतासरीन हैं, जो लोग मर गए, उनके लवाहिकीन वो आज भी PIA से इंसाफ ही मांग रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करेंगे PIA की फ़्लाइट PK8303 क्रैश की, जो गुज़िश्ता बरस 22 मई को हुआ था, जब लाहौर से एक फ़्लाइट कराची आ रही थी और लैंडिंग गियर ख़राब होने की वजह से वो लैंड नहीं कर पाई, और दोबारा उसने कोशिश की तो मॉडल कॉलोनी में घरों के ऊपर वो क्रैश कर गई। 97 अफराद उसमें जाँ बहक हुए थे, 2 सर्वाइवर्स थे उसमें, और उसके बाद से लेके आज उस बात को 1 साल गुजर चुका है, मगर जो जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन हैं वो अभी तक मुंतज़िर हैं कि एक तो तहकीकात उनसे शेयर की जाएं, और उसके अलावा कंपनसेशन वगैरह के भी इशूज़ हैं। इस पर हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मिसेज़ अलमास मौजूद हैं। इनकी साहबजादी बैरून मुल्क तालीम हासिल करके आई थी, उस फ़्लाइट में थी, और वो अब हम में नहीं है। तो मिसेज़ अलमास, आपने ज़ाहिर है एक तो ज़ाती सदमा तो बहुत बड़ा है, बेटी आपकी जाबाक हुई, उसके बाद से जो आपने एक लीगल रिकोर्स लिया, क्या हुआ? क्या PIA ने आपसे ताउन नहीं किया इनिशियली, क्या हुआ ज़रा बताइए। पहले तो जो क्रैश हुआ, क्रैश के बाद जो है हालात हुए
उस वक्त जो है वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं थी, वहाँ पे जो एनडीएमए नहीं था, यानी कोई भी इदारा वहाँ पे मौजूद नहीं था। मौजूद थे तो ईडी या चीपा और जेडीसी वगैरह। चले छोड़े, इस बात को गुजर गया। उसके बाद बॉडीज़ को, वो बॉडीज़ जो है टिल डेथ बर्न होती रही। बल्कि जेडीसी साहब एक इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि एक बॉडी ऐसी थी जो सीट के साथ उन्होंने बेल्ट बांधा हुआ था और वो पूरी बर्न हो चुकी थी और वो स्केलेटन ऑनली जो है ना वो बचा था। चले उसको भी छोड़ दे, वो आरिफिन पे ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद जो है 1 महीना हो गया, उसके बाद लगेज के लिए बुलाया गया। बस 2 लोगों का लगेज रखा हुआ था और इनमें से कहा कि आप अपने प्यारों की चीज़ें ढूंढ ले। उसमें हमारी तो कोई भी चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं दिया गया हमें। जो 1-2 लोगों की थी वो सारा कुछ लेके चले गए। हम तो ऐसे खाली हाथ वापस आए। हम, मेरी बेटी की मुझे एक निशानी भी कुछ नहीं मिली कि मेरे दिल को सुकून मिलता, एक मेमोरी रहती। जल गया होगा ना? नहीं, जला नहीं है, जला तो है, लेकिन रेंजर्स वगैरह ने जो है ना 50% लगेज जो है वो बच गया था। वो पीआईए के हैंड ओवर किया था उन्होंने, जो कि वहाँ था ही नहीं। और वो अभी तक दिखाने के लिए भी एग्री नहीं है कि हमें दिखा दें, भाई हमारे प्यारों का कोई सामान है उसमें तो दिखा दें। नहीं, वो भी नहीं हुआ। चले जाने, मेरी बच्ची चली गई तो लगेज की क्या वैल्यू। उसके बाद से जो है मैंने अरशद मलिक साहब को लेटर लिखा कि मैंने आपसे मीटिंग करनी है। वो लेटर मैंने पता नहीं कौन कौन सी जगह पे भेजा, वो गिनती नहीं है, चले छोड़े। उसके बाद जो है कोई 3-4 महीने के बाद उन्होंने मुझे अगस्त के महीने में, जिस दिन ब्रिज के ऊपर पानी चला गया था बारिश की वजह से, उससे 1 दिन पहले मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। मैं 51 साल की बूढ़ी औरत और मेरी 21 साल की जवान बेटी, हमारे पास कन्वेंस नहीं है, हम गरीब लोग हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं ना, सजी सजाई थालियों में नहीं पढ़ते, उनको हमें बहुत कैसे पहुँचे? कहाँ पे जो बुलाया हम गए, रिक्शा में गए हम। वहाँ से जो है पानी इतना सारा भरा हुआ था, फिर हम पैदल चलते हुए अरशद मलिक साहब के पास पहुँचे, जो हम पूरे गीले हो गए थे। वापस भी हम काफ़ी, मुलाकात में क्या हुआ? मुलाकात जो है वो 20 मिनट की थी, जिसमें 2 मिनट मुझे मिले बोलने के लिए। मैंने सबसे पहले तो उन्होंने फरमाया कि मैं आपको इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा क्यों सर? वो कह रहे कि मेरे पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। सर, ये पीआईए का क्रैश था, आप उसके सीईओ हो, तो आप जवाब नहीं देंगे तो कौन जवाब देगा? आप मुझे बता दें वो इदारा जहाँ पे मैं जाके सवाल करूँ। मिस्टर अल्मास, ये एक काफ़ी सर्वाइवर्स की फैमिली से ये कंप्लेंट बार बार आता है कि कम्युनिकेट करने की जहमत किसी ने नहीं की। बिल्कुल। एक ऑर्गेनाइज तरीके में, मतलब एक कोई फ़ोन नंबर बनता है, एक तरीका होता है इन चीज़ों को हैंडल करने का। आप भी कह रही हैं ऐसा ही था? ऐसा ही था। एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ पीआईए के तर्जुमान भी मौजूद होंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। और जो है आरिफ फारूकी साहब, जिनके अपने बच्चे जो है फ्लाइट में थे, और डॉक्टर मोहसिन, उनसे भी बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें पीआईए की फ़्लाइट PK 8303 जो गुज़िश्ता बरस कराची में जिसका क्रैश हुआ, 97 अफराद जहाँ बहक हुए। जहाँ बहक होने के लवाहिकीन जो हैं वो 1 साल के बाद भी कुछ सवालात उनके रह गए हैं, वो पीआईए से पूछना चाह रहे हैं। पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, जो भी हादसा होता है ज़ाहिर है लोग बहुत गमगीन होते हैं, तो पीआईए ने जिस तरह इसको टैकल किया, आपके ख्याल में बेहतर टैकल हो सकता था? और दूसरा, क्या क्या इश्यूज़ अभी रह गए हैं? थैंक यू सॉरी मच। ऑब्वियसली हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश तो होती है, और डाउट इसके ऊपर भी हम समझते हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारी और चीज़ें कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट द पॉइंट इज़, जो कि यहाँ पे हम बारहा कहते हैं, वो ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता जब इस तरह की ट्रेजेडी होती है, अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर काम करती हैं, PIA is probably one of those organizations which is equipped and which is trained to handle such kind of scenarios. प्रॉब्लम ये है कि जिन कन्वेंशन और जिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर PIA ऑपरेट करना चाहती है,
लोकल कल्चर थोड़ा सा उससे डिफरेंट। और मैं बहुत कैंडिडली मैं एक बात कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि नहीं दिखाया गया, मैं सिर्फ इसके जरिए एक पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ये है कि वो सामान जो कि जहाज़ के अंदर या जहाज़ के जाए हादसे से मिलता है या वो बर्न हो चुका होता है या उसमें एविएशन फ्यूल या फ्यूम्स की या फंगस की वजह से वो हैजर्डस हो जाता है, वो नॉर्मली नहीं दिखाया जाता। वो नॉर्मली जो इस तरह के मामलों को हैंडल करते हैं, जो हमारे साथ भी लोग इन्वॉल्व थे, वो ये कहते हैं कि आप उसको बरी करते हैं, आप उसको डिस्प्ले मत करें बिकॉज उसके अंदर सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व। अगर पाकिस्तान में लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो अब्दुल्ला साहब कता कलामी माफ़, यही बात आप अगर शुरू में इनको बता देते तो शायद आज ये 1 साल के बाद तो ये सवाल ना पूछ रहे होते। इसमें मैं एक इजाफा करना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला साहब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपनी जगह एंड नो डाउट PIA इज इक्विप्ड, लेकिन दारा हम ये सुनते जा रहे हैं कि कोई एज सच कम्युनिकेशन का सिस्टम ही नहीं डेवलप हुआ था या कोई एक मखसूस लाइन या कोई इनको आगाह किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर हमने पहले भी क्रैशेस देखे हैं, लेकिन इसमें जो हम स्टोरी सुन रहे हैं और जो हम कंप्लेंट सुन रहे हैं दोज आर एक्सेप्शनल। कोई डेडिकेटेड फोकल पर्सन ही एटलीस्ट हो सकता था। बिल्कुल सही बात आपने की है। 2 बातें मैं आपको इसके ऊपर ये बताऊं। देखें, अब मैंने पहले एक दफ़ा आपके इस शो के ऊपर मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन का मसले से ज़्यादा ना ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है, विच इज़ वेरी नेचुरल। मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर अभी भी अपने आप पे कायम है। जहाँ तक कम्युनिकेशन का ताल्लुक है, देखें PIA का एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो कि इसी काम के लिए बना है, उसके नंबर सबके पास अवेलेबल है। पहले दिन आप ही की मीडिया की वसातत से सबको नंबर्स दिए गए थे, वहाँ में फैमिली असिस्टेंस यूनिट बना था। अच्छा, उसके बाद जो जनरल मैनेजर कस्टमर रिलेशंस या ERP हैं, उनके नंबर्स तमाम विक्टिम फैमिलीज के पास है, जो कि टॉप में है। मेरा नंबर तमाम फैमिलीज के मेंबर्स के पास है। इवन COPIA का नंबर, ये जितने आपके पास लोग बैठे हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास COPIA का अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी है। कम्युनिकेशन हमारा बैक एंड फोर्थ चलता है, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं है। आरिफ फारूकी साहब बैठे हैं या इनके साथ मेरी होती है, डॉक्टर मोहसिन साहब बैठे हैं, इनके छोटे भाई हैं, उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन रेगुलरली होती है। द ओनली थिंग इज कि इस टाइम पे जो मैंने पहले बात की थी वो ये कि PIA एक चीज़ समझाने की कोशिश करती है कि जी देखें, ये कन्वेंशन है, ये रूल है, इसके तहत हमने आगे चलना है। फैमिलीज ऑन दी अदर हैंड एक डिफरेंट टेंजेंट के ऊपर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि उनका गम है, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसका मदावा किसी सूरत में नहीं हो सकता। यहाँ के ऊपर मसला क्रिएट हुआ। अच्छा, अब हल उसका ये निकाला गया कि फैमिलीज जो है उन्होंने मामले को एस्केलेट कराया, हुकूमत के मुख्तदर बड़े हलकों तक वो वहाँ पे रसाई उनकी हुई। दरमियान में सूबे का सबसे टॉप जो है गवर्नमेंट का गवर्नर इन्वॉल्व हो गए। अब गवर्नर इंटरवीन कर रहे हैं, गवर्नर मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, उन्होंने जुमेरात को दोबारा मीटिंग कंडक्ट की हुई है उसके ऊपर। अब मसला ये आए और क्वाइट फ्रैंकली आपके सामने विक्टिम्स की फैमिलीज बैठे, क्या आप इनसे पूछें अब क्या गवर्नर को ट्रस्ट करते हैं? बिकॉज अब वीडियो मैसेजेस निकालना या अभी बाकी तमाम चीजें करना जिसपे कहना कि जी गवर्नर भी पार्टी बन गया है, गवर्नर भी हमारे हक में फैसला नहीं कर रहा, दैट इज द इशू राइट नाउ। अच्छा, इशू इज नॉट अबाउट सॉरी, मेरे ख्याल में आरिफ फारूकी से हम ले लेते हैं। आरिफ फारूकी जो ये कह रहे हैं, क्या आपका क्या इशू है अभी भी? अभी इशू सिंपल सर, ये बात कर रहे थे कि गवर्नर साहब बीच में आए, हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और उनको मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। कल एक वीडियो आप लोग देखेंगे होंगे जिसके अंदर आपको अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब की भी आवाज़ आ रही होगी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जिसके अंदर अरशद मलिक आके सारा मलबा फैमिलीज़ के ऊपर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि बाज़ लोग हैं जो कि गलत न्यूज़ फैला रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं, एक महज़म मुल्क के अंदर जो लोग लॉस्ट देयर फैमिलीज, ठीक है ना, जो कि पिछले साल से पीछे लगे हुए हैं कि हमारे से बात कर रहे हैं, वी वांट टू टॉक अबाउट PIA, वी वांट टू टॉक अबाउट इमरजेंसी रिस्पांस, ये अब्दुल्ला हफीज़ साहब कह रहे हैं हाँ बिल्कुल इनके साथ कॉन्टैक्ट में थे हम लोग। क्रैश होने के बावजूद इनके पास हम लोग गए थे, हम लोग कहते हैं हम लोग PIA के साथ खड़े हुए हैं, हमारी नेशनल एयरलाइन है, प्लीज़ हेल्प अस आउट हमारे DNA इशू के ऊपर। उस टाइम पे कोई हमें हेल्प नहीं की गई। जब PIA का लगेज का इशू हुआ उस टाइम पे 5 हफ्ते से इनके पास लगेज था। मैं इनके ऑफिस के अंदर घुसा था, PIA के ऑफिस के अंदर एजाज मजहर को कंफ्रंट किया था, वहाँ से शोर मचा के फिर मैं गया था डेविड के पास जो कि ब्लेक कंपनी है आई थिंक, वो इनको दे रहे थे जो सामान है, उनसे मैं जाके पता किया था तो वही कहे थे भाईजान हम लोग 5 हफ्ते से यहाँ पे हैं, हमें अभी सामान नहीं मिला है। यहाँ पे मैं इनको कंफ्रंट किया था PIA वालों को कि सामान इनको अभी तक क्यों नहीं दिए हैं, ठीक है, 5 हफ्ते गुजरने के बाद। अब अगर ये खुद अब्दुल्ला हफीज़ साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर एविएशन फ्यूल लगा हुआ था, गंद लगा हुआ था, खून लगा हुआ था, वॉट लगा हुआ था, अगर लगा हुआ था तो वो फौरी उनको हैंड ओवर नहीं करना चाहिए था। 5 हफ्ते अगर आप एक बंद कमरे के अंदर ये चीज़ें वगैरह रखे होंगे तो आपको अंदाजा है कि उसका हाल क्या होना है। तो वो चीज़ें तो हमें ना तो दिखाएगी, ठीक है, और हमें जब गए थे लेने के लिए सामान तो वो हमें कहते कि 1 साल बाद मिलेगा। अब मेरे साथ अब्दुल्ला हफीज़ साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे बता देंगे 1 साल बाद क्यों मिलेगा।
क्या इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट जो मार्च का है उसके अंदर लिखा हुआ है कि लेट डिलीवरी ऑफ लगेज बिकॉज ऑफ इंश्योर्ड इवेंट, उसकी वजह से एक सर्टेन अमाउंट उसके साथ मुंसलिक है। इसकी तो ये लोग बात करते नहीं है। इसकी बात नहीं करते कि आपकी जो कैरेज बाय एयर एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि फिल फॉर जो आपका लिखा एडवांस पेमेंट्स हैं, अगर तो सफरिंग फैमिलीज हैं उसके अंदर वो फिल फॉर दिया जाए, आपको बाद में जो भी केस होता है, जो भी पे आउट हो रहा होता है उसमें से माइनस हो जाएगा। अभी फैमिलीज हैं काफी सारे जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं, इसी से इनसे आरडीए वाला साइन करवाते हैं। अब्दुल्ला हफीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, गवर्नर हाउस के 2 मीटिंग्स हुए थे, दूसरे वाले मीटिंग के अंदर लॉ मिनिस्टर भी साथ बैठे हुए थे, वो खुद कहे थे कि फैमिली सही कह रहे हैं, इनको आप 50 लाख रुपए दें एज पर लॉ, जो पाकिस्तान लॉ है, और ये दे रिजर्व द राइट टू टेक द केस, या जो भी करें वो 5 साल लगे 10 साल लगे, दैट इज देयर राइट। उसके ऊपर अरशद मलिक साहब जो है क्या कहते हैं, उनके कान में कुछ बोले गवर्नर साहब पे, और फिर गवर्नर साहब हमें कहते हैं कि नहीं आप एक काम करें आरडीए साइन कर लें और ये बाद में हम लोग इसको ओवरटर्न कर देंगे क्योंकि एक आएगा तो सब पे एप्लीकेबल होगा। और भाईजान आरडीए जो है एक दफा आप साइन कर दिए, यू कांट गो बैक। हम लोग अपने सारे राइट लीगल राइट साइन ऑफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहसिन की भी हम बात सुन लें, फिर हम पीआईए के तर्जुमान से इन बातों का जवाब ले लें। डॉक्टर मोहसिन आप फरमाइए। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मौका दिया हमें बोलने का। अच्छा, मैं पहले अब्दुल हफीज़ साहब की बात से स्टार्ट करूँगा क्योंकि लगेज के दिन और उसके हमारे पास सारी वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें अब्दुल हफीज़ साहब ने हमें बहुत टाइम दिया था, 3 घंटे या 4 घंटे में लगे थे और हम लोग वहीं पर ही मौजूद थे, इनके जो ट्रेनिंग सेंटर है। अब्दुल हफीज़ साहब कह रहे हैं कि हमने सामान के बारे में जो भी इन्होंने बातें कही कि वो नहीं दिया जाता। आप इनसे एक बात ये पूछ सकते हैं, उन्होंने एक तमाम फैमिलीज़ को एक लेटर दे रहे थे कि आप इसके ऊपर साइन कर दें। उसके ऊपर लिखा हुआ था हमने अपना सामान रिसीव कर लिया, ठीक है। वो लेटर हमारे पास आज तक मौजूद है, हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद है। अभी जैसे इन्होंने फरमाया कि ठीक है सामान जल जाता है, ख़त्म हो जाता है या उसके ऊपर ऐसी चीज़ें लगी होती नहीं दिया जाता, तो हमसे वो इन चीज़ आपने जैसे बात की बहुत अच्छी कि ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ से आया। तो अब आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर साइन करवा रहे हैं जो हमने ली नहीं, तो हम लोग ने तमाम फैमिलीज़ ने उसी वक्त ये डिसाइड करा हम ऐसी चीज़ के ऊपर साइन नहीं करेंगे, और जिसने साइन किए भी उसने भी वो लाइनें काट दी। अब एक ही सवाल बनता है सिंपल सा। दूसरी एक बात आपको भी शायद पता होगी, पहले भी डिस्कस हुई है, सामान इन लोगों को मिला था, ठीक है। आप एक बंदे को मोबाइल मिला था, पीआईए और सिविल एविएशन यानी एफआईए ने निकलवाया मोबाइल, वो उसकी मोबाइल से कॉल्स जा रही थी फैमिलीज़ को, तो उन्होंने वो मोबाइल रिकवर किया है। तो इसका मतलब है सामान तो इनको मिला था, ठीक है। और बकौल इनके जब हम लोग उनके पास गए थे तो इन्होंने ये कहा था कैटेगोरिकली कि आपको सामान कुछ अरसे बाद दे दिया जाएगा, और लेकिन आप इसके ऊपर साइन कर दें सामान के ऊपर। हमने कहा जब हमें सामान अभी मिल ही नहीं रहा तो किस बात को हम लोग साइन करें, और आप किस डॉक्यूमेंट के तहत हमारा सामान 1 साल तक रोक सकते हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ब्लैक का डॉक्यूमेंट है। हमने कहा कि वो ब्लैक का डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो कहने उनके जो साथ थे, एक साहब में भी नाम मेरे जहन से निकल चुका है, उन्होंने कहा वो भी बना रहे हैं। हम लोगों हमारा उस टाइम पे एक कहका निकला था, कोई भी याद डॉक्यूमेंट है इसका ये जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी जो शायद इससे ज़्यादा मुतनाज़ डॉक्यूमेंट है ये रिलीज़ एंड डिस्चार्ज अग्रीमेंट। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर आप इस पर साइन कर लें तो फिर आप आगे लीगल एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपको ये कॉम्पनसेशन चाहिए तो ये ज़रा थोड़ा सा हमें समझाएं कि आरडीए की क्या ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पर। जी मेरे से पूछ रहे? जी आपसे सर। अच्छा, मैं अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त देना, मैं पॉइंट वाइज जल्दी कर लूँ, बिकॉज यहाँ पे ना ज़रा थोड़ा सा हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा था। पहली बात ये कि वो जिसके ऊपर बात बोली थी कि जिस सीईओ की वीडियो के ऊपर आया था जिस पे कहा था, उसके ऊपर मैं क्वाइट फ्रैंकली आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको पर्सनल ना लें। पॉइंट उसके ऊपर ये था कि सीईओ ने ये बात ज़रूर की थी कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब एग्जैक्टली ये था, और मैं कोई किसी की तर्जुमानी यहाँ पे नहीं कर रहा। उसका मतलब ये था कि रूल्स की मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हो रही है, और रूल्स की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ये सारा जो है इब्हाम इसके ऊपर पैदा हो रहा है। दूसरा, जहाँ तक आपने कंपनसेशन की बात की, वो भी मेरे ख्याल में उसका मामला भी चल रहा है कंपनसेशन के लिए। जी, ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है इस पे कि आप आरडीए साइन करवाना इल्लीगल है। जी, ना सिर्फ ये, वो इनफैक्ट एक ये अपील भी आई है। अपील की जजमेंट भी आई है सिंध हाई कोर्ट जो भी यही कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि आरडीए साइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो लीगल राइट्स हैं बियॉन्ड दैट वो एक्सटिंग्विश यानी ख़त्म हो जाते हैं।
तो आपके वो राइट्स रहेंगे। दूसरा, अब्दुल्ला साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कंपनसेशन का तरीक़ा है वहाँ पर भी आपने देख लिया कि कम्युनिकेशन गैप्स तो रहते हैं, मगर जो कंपनसेशन का तरीक़ा है उसमें भी मसला है, क्योंकि अभी तक वो किस्तवार दिया जाता है। अभी एक जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक मेमोरेंडम जारी किया गुज़िश्ता माह, 6 मई उस पर डेट है और ग़ालिबन 18 को आपको मिला, जिसमें उन्होंने ये कहा था प्राइम मिनिस्टर को, PIA को और गवर्नर साहब को मौसूल हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब आप फिल फॉर अब्दुल्ला साहब, मैं एक मेमोरेंडम की बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की, जिन्होंने ये कहा कि आपको कंपनसेशन यकमुश्त दे देनी चाहिए थी, और इसमें भी ये हुक्म है कि आप दे दें। तो क्या वजह है कि कंपनसेशन आप टुकड़ों में इस तरह दे करके या कुछ रोक के साइन करा के, क्या इसमें क्या इश्यूज़ हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ना तमाम लोगों के लिए क्लियर ये करना चाहता हूँ कि देखें, RDA एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी का है। मैं बार बार इसको क्लियरली कर रहा हूँ, ये PI का डॉक्यूमेंट नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी जिसने ये पैसे देने हैं वो ये एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के देना चाहती है। नाउ हैविंग सेड दैट, लॉ मिनिस्ट्री की आपने ओपिनियन का इसके ऊपर जिक्र किया, ये लॉ मिनिस्ट्री की एक ओपिनियन है, हर लॉयर की एक ओपिनियन होती है। अनफॉर्चुनेटली ये सुपरसीड हो गई है सिंध हाई कोर्ट के एक वर्डिक्ट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो अपनी ओपिनियन दे रही है और ये कह रही है कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को वो करें, एक्सपीडाइट और यकमुश्त दें। एग्रीड। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपकी वसातत से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लॉ मिनिस्ट्री की भी एक ओपिनियन थी जो कि अब सुपरसीड हो गई है सिंध हाई कोर्ट के एक वर्डिक्ट के साथ। देखें, अब उसके ऊपर एक वर्डिक्ट आ गया। वर्डिक्ट आने का मतलब ये है कि अब इसकी तशरी होगी, अब इसके ऊपर फैसला हो गया। एंड आई वुड लाइक अगर वो वर्डिक्ट आप डिस्प्ले कर दें, 3/6 का 2021 का ये वर्डिक्ट, उसके ऊपर मैं सिर्फ आपकी हमारे पास पड़ा हुआ है सर। उसमें जज साहब ने ये कहा है कि लोग साइन कर दें, और इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इस RDA को साइन करने का मकसद ये नहीं है कि आपके लीगल राइट्स जो हैं वो आप उनसे दस्तबरदार हो गए हैं, आप उसको परसू कर सकते हैं। तो बेसिकली तो वो इन लोगों के हक में आया है। आपने डिस्कशन खत्म कर दी। देखें, उसके नेक्स्टर में कोर्ट के ऑर्डर के नेक्स्टर के अंदर वही RDA डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। कोर्ट का ऑर्डर उसको बार बार मेंशन कर रहा है कि वो हमने देखा है, ये एक PI एक पैसे दे रही है वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, ये अगर एक एग्रीमेंट के तहत दे रही है तो वो उन लोगों ने कहा है कि सारे एग्रीमेंट साइन कर दें, क्योंकि कोई एग्रीमेंट लॉ ऑफ द लैंड या किसी के लीगल राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बेस्ड ऑन दिस डिसीजन तमाम फैमिलीज को चाहिए कि वो एक डॉक्यूमेंट साइन करके कॉम्पनसेशन ले लें। यहाँ तक तो हमारे अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए ना। वी शुड बी ऑल वेरी क्लियर अबाउट दैट कि कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में थे। अब्दुल्ला साहब, लेकिन कोर्ट के बजाय अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद रीअश्योर कराती कि हाँ जी बिल्कुल ये आपके लीगल राइट्स किसी तरीके से एब्डिकेट हो सकते, कानून आइन ऐसा नहीं कह रहा। फिर आपने बिल्कुल हवाला दे दिया 3 जून का उसका, लेकिन जो हुकूमत का ऑर्डर है जो कि गुज़िश्ता माह आया था जिसमें कहा गया कि यकमुश्त दे दें, तो आप कम अज़ कम देखें इसको, सॉरी मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन एक ब्लैक मेलिंग टूल के तौर पर तो ना इस्तेमाल करें कि जनाब आपको तब पैसा मिलेगा जब आप साइन करेंगे इस चीज़ के ऊपर, और ये रिक्वायरमेंट क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की है लिहाजा आप तो मजबूर हैं। सर ऐसा नहीं होता। PIA कौमी इदारा है, उसके अगर एक जहाज़ क्रैश हुआ है उसमें लोग जाँ बहक हुए हैं, उनके लवाहिकीन बहुत गमज़दा हैं, और उनसे पहले मिसकम्युनिकेट किया गया, सामान के बारे में आपने सुन लिया, उसके बाद अगर इस तरह से होगा तो उनकी तो मिज़री में आप इजाफ़ा कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस को तो छोड़ दें, इन्वेस्टिगेशंस तो जब आती हैं वो तो शायद कभी सामने आती ही नहीं, या अगर आ भी जाती हैं तो वो इतनी टेक्निकल होती हैं कि उन बेचारों को इससे क्या होगा। वो तो ज़िम्मेदार को भी जानना चाहते हैं कि कौन है, लैंडिंग गियर अगर वो हुआ है या जहाज़ फॉल्टी था उसके ज़िम्मेदार कौन था। ऑर्गेनाइजेशन तो ये तो एक कौमी इदारा है, इसको अपने शहरियों से अगर इस तरह का आप सलूक करेंगे, थोड़ा आप दरिया दिली का मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा मुजाहरा कर लेते कि लॉ मिनिस्ट्री को ये मेमोरेंडम लिखना पड़ता कि भाई आप इनको कंप्लीट दे दें, किसी को जाना पड़े हाई कोर्ट सिंध अपील करने के लिए, फिर वो फैसला आए। और दूसरी बात अब्दुल्ला साहब, आप कह रहे थे कि आप राब्ते में रहते हैं और यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन ये जो जजमेंट आई है अपील की 3 जून को आई है,
आज क्या है, 8 जून है, 8 जून है। जब डॉक्टर मिस्टर अल्मास से पूछा, हमने डॉक्टर अल्मास से पूछा, उनको इसका इल्म नहीं था, तो डॉक्टर मोहसिन से, सॉरी, क्या कोई कोशिश की गई कि जैसे आपने हमें इन्फॉर्म किया है इस जजमेंट के बारे में, आपने उनको भी इन्फॉर्म किया था कि जी लवाहिकीन को कि जी जो आपका जो मेन एतराज़ था वो अब हट गया है कोर्ट की जानिब से? अच्छा, अब एक सवाल इसके ऊपर एक और ये बनता है कि ये केस डाला किसने था? ये एक विक्टिम्स फैमिली ने डाला था। इस केस को बारहा विक्टिम्स फैमिलीज ने इवन गवर्नर हाउस में कोर्ट किया था कि जी हमने कोर्ट में डाला हुआ ये केस कि जी पैसे कोर्ट में सबमिट करा दें। आप ही की मेरे ख्याल में प्रोग्राम में लास्ट टाइम में डिस्कशन हुई थी कि पैसे कोर्ट में सबमिट कराने की एक बात है कि बगैर आरडीए के जी कोर्ट के नाज़िर को पैसे सबमिट कराने की किसी ने बात है, ये उसी के ऊपर डिसीजन हुआ। पॉइंट है कि विक्टिम्स फैमिलीज अनफॉर्चुनेटली वाज पार्ट ऑफ दिस होल केस। दी अदर पार्ट इज, जो आप पहले एक बात कह रहे हैं कि देखें PIA, मैं बिल्कुल सिद्ध दिल से और सिंसियरिटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, PIA इज़ विद विक्टिम्स फैमिलीज। और मैं ये बिल्कुल लिप सर्विस नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्रॉम डे 1 हमने सबको कहा कि देखिए सक्सेशन सर्टिफिकेट तो लाके हमें दे देना, हम क्लेम तो प्रोसेस करना शुरू करें ताकि क्लेम टाइम बाहर ना हो जाए। कितना अर्सा हो गया हम तमाम विक्टिम्स फैमिली को कह रहे हैं कि यार RDA पेमेंट की टाइम के ऊपर तुम डिसाइड कर लेना, सक्सेशन सर्टिफिकेट तो लाके दो। यही चीज़ गवर्नर हाउस ने के अंदर गवर्नर साहब ने खुद बोला कि यार देखिए RDA का लीगल मैटर है, कोर्ट उसके अंदर डिसाइड करती रहेगी, आप लोग सक्सेशन तो सबमिट कराएं, क्लेम्स तो प्रोसेस करें। अब क्लेम्स ही नहीं आ रहे, हमने इवन वी आर ट्राइंग कि फैसिलिटेट करते हैं, अगर किसी का सक्सेशन फंसा हुआ है, उसको अगर किसी लीगल मदद की जरूरत है, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प, हमारी कोई असिस्टेंस चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। क्लेम्स भी सबमिट नहीं हुए। RDA एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, चलें अब हैविंग सेड दैट, अब RDA की बात होगी, अब RDA आपने सबमिट कराना है इस गारंटी के साथ कि जी पाकिस्तान में लीगल राइट्स किसी के रिलिंक्विश नहीं होते। हैविंग सेड दैट, बार बार की बात कही गई, हर मीटिंग के अंदर कही गई, ये सारे आपके सामने बैठे हैं, अगर एक दफ़ा भी इस बात को डिनाई कर दें, COPI से लेके PI का लीगल बंदा बार बार कह रहा है जी लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक होगा, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक होगा, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक ही फैसला होगा ना। PIA एक कौमी इदारा है, PIA पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक चलेगा। वी वांट, ये लोग जल्दी जल्दी हमसे क्लेम ले लें, बहुत सारे लोगों को जरूरत है भी, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर PIA को ये स्टेप आगे बढ़ के लेना चाहिए कि वो जो है वो तो लीगल में तो सब कुछ भी, अगर तो वो अभी अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमें ये लीगल जो है वो राइट्स मिलेंगे अमाउंट लेने के बाद, तो फिर ये जो 11 पेज का है RDA का, तो फिर आप उसको चेंज करें ना, इसमें जो शराइतें लिखी हुई है। मैं ख्याल अब तो इसकी कोई वजूद नहीं रहा, इसका वजूद नहीं रहा, ये कंफर्म कर रहे हैं PIA कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोर्ट का जो तो अब ये खत्म हो गया, ठीक है। जहाँ तक मेरे इल्म है, लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी अपने वकील को या आपके जो लॉयर्स के वकील हैं उनको एक दफ़ा दिखा दें और इसे कंफर्म कर लें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप प्लीज़ हमें बताएं। एक ये बात मैं कोट करना चाह रही हूँ कि जो लोग, मैं भी जो है RDA मैंने चैलेंज किया है, ठीक है, ये लॉ मिनिस्ट्री का जो उन्होंने भेजा है उसके मुताबिक मैंने तो 1 करोड़ के लिए किया है ना, तो अगर लॉ मिनिस्ट्री ये कह रही है कि 50 lakhs जो है आप फिल्म फॉर जो है वो रिलीज़ करें, तो वो 50 lakhs जो आप उसको अलग करें और ये 50 lakhs जो है वो रिलीज़ करें। ये भी बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल यही सवालात हैं जिनके बारे में हम फॉलोअप भी करते रहेंगे। कोर्ट केस की भी बात हुई, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। फ़िलहाल इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।